हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो जिसके अंदर हमें टॉपिक कवर करना है वो है हमारे पास इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, प्लास्टिसिटी और इलास्टिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, पहला आपका सॉलिड के लिए, इसी तरह प्रॉपर्टीज आपकी फ्लूइड के लिए भी होती हैं। ठीक है, जो हमें कवर करनी है वो आपकी सॉलिड और फ्लूइड के लिए हैं। ठीक है, तो देखिए सॉलिड के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं उन्हें दो तरीके से देखा जाता है कि या तो वो इलास्टिक होंगी या फिर प्लास्टिक होंगी। ठीक है, तो उसके अंदर जो उनकी प्रॉपर्टीज है इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज के लिए वो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, और हमें ये जानना है कि जो हमारी इलास्टिक और ये प्लास्टिक बॉडीज है ये होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इलास्टिसिटी करिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो उसकी लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो, चाहे उसकी शेप में हो। ठीक है, व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाते हो, ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद उस चीज़ की शेप बदल जाती है और फिर आप उस फोर्स को रिमूव कर देते हो और वो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेती है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, द चेंज इन द शेप ऑफ साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट्स डिटरमिन्ड बाय द फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, दीज शॉर्ट रेंज एटॉमिक फोर्सेस आर कॉल्ड इलास्टिक फोर्सेस। ठीक है, और इन इनसाइड फोर्सेस को हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक फोर्सेस। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कुछ की ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। ठीक है, ये हर एक बॉडी की अपनी अपनी एक नेचर होती है कि वो कितनी इलास्टिक है या कितनी कम इलास्टिक है। क्लियर? तो थोड़ा आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी। डिफॉर्मिंग फोर्स में देखिए सबसे पहले कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट इज कॉल्ड अ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है जी, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हो और उसकी शेप चेंज होती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे हो रही है, हमने इसको इस तरफ खींचा, ये इधर को थोड़ा सा टिल्ट हो गया, फिर हमने इसको इधर को टिल्ट किया, इसकी शेप चेंज हो रही है ना। तो जो ये हाथ के साथ इसको फोर्स लगाई जा रही है इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इफ इट रीगेन इट्स शेप आफ्टर डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। अगर आपने जब इसके ऊपर से फोर्स हटाई, जैसे देखिए यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है और ये इसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो शेप चेंज होने के बाद जैसे ही हमने फोर्स रिमूव की है दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में फिर से वापस आ रहा है। तो अगर वो अपनी शेप में, ओरिजिनल शेप में दोबारा से वापस आ सकता है तो फिर उसे बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। वैसे दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। ठीक है, लेकिन नियर बाय मिमिकिंग हो जाती है, काफ़ी हद तक हम उसके क्लोज पहुंच जाते हैं। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी अ प्लास्टिक इफ इट डज नॉट रीगेन इट्स शेप। अगर आपने फोर्स लगाई और उसने अपनी शेप दोबारा रीगेन नहीं की, जैसे ये देखिए ये वाली चीज़। ठीक है, पहले इसकी शेप कुछ और थी, जैसे हमने फोर्स लगाया और इसको छोड़ा, ये देखिए यहाँ से ऐसे बेंड सी शेप बन गई ना इसकी, तो ये आपकी प्लास्टिक बॉडी में काउंट की जाएगी। और आपकी जो ये वाली बॉडी है इसे हम इलास्टिक बोलेंगे। क्लियर? और अपने एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा एग्जाम्पल में, क्वार्ट्स और फॉस्फोरस। ठीक है जी, क्वार्ट्स एंड फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, सो दीज इलास्टिसिटी आर नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। ठीक है जी, नियरली परफेक्टली इलास्टिक है, 100% ये भी नहीं होंगे। ठीक है, चेंज तो आता ही आता है चाहे कोई भी बॉडी क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन इन्हें हम लोग नियरली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज में काउंट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक ये क्लियर होगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए प्लास्टिसिटी। अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिसिटी क्या है, कि अगर आपने फोर्स लगाई और लगाने के बाद उस बॉडी की शेप चेंज हुई और वही शेप दोबारा से रीगेन नहीं हुई तो फिर हमें उसे प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं या उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड अ प्लास्टिसिटी एंड सच बॉडीज इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं कि अगर वो अपनी शेप को दोबारा रीगेन नहीं कर पाई, और इस तरह की बॉडीज को हम लोग प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, आफ्टर स्ट्रेच इट स्टे स्ट्रेच। ठीक है जी, जैसे ये आपके रैप हो गए, टेप हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने फोर्स लगाई, जैसे आपके पेपर के पीसेस हो गए, आपने उसको ऐसे एक बार फोर्स लगा के डिफॉर्म कर दिया, उसके बाद वो सीधा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग प्लास्टिक में काउंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए स्ट्रेस
ठीक है। अब आपके जब हमने इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज को खत्म कर लिया है, तो अब हमें स्ट्रेस का पढ़ना है, क्योंकि ये अब आपको काफी और हद तक क्लियर करेगा कि जैसे आपकी कुछ बॉडीज होती हैं वो इलास्टिक और प्लास्टिक सेम नेचर कुछ टाइम तक दिखा सकती है, जैसे आपके रबर बैंड हो गए, ठीक है। अगर आप उन पे एक फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो फिर वो आपका इलास्टिक में ही काउंट किया जाता है। लेकिन अगर ये आप फिनोमिना बार बार रिपीट कर रहे हो ऑन रिपीटिंग, वो लेकिन इलास्टिसिटी अपनी लूज कर देता है, तो फिर वो आपकी जब रबर लूज हो जाती है तो उस चीज को हम लोग फिर प्लास्टिसिटी में काउंट करने लग जाते हैं। तो ये होता क्यों है, इसको पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का काफी ज्यादा अंदाजा होना बहुत जरूरी है। तो पहले देखिए स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटरनल फोर्स, ठीक है जी, जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, व्हेन द सब्सटेंस इज डिफॉर्म्ड, और वो डिफॉर्म्ड हो गया, ठीक है, टू द एरिया ए ओवर विच द फोर्स एक्ट, मतलब कि आपने एक उस पर स्ट्रेस लगाई, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इस चीज को हम लोग काउंट करते हैं स्ट्रेस की, कितनी आपकी फोर्स थी और कितना आपका एरिया चेंज हुआ, इन दोनों की रेशियो को स्ट्रेस बोला जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। और इसकी अगर हम लोग यूनिट बनाएंगे तो यूनिट बनेगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, या फिर आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये रहेगी आपकी स्ट्रेस की यूनिट। और आप ये देख सकते हो कि देखिए जब हमने इस पे स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई किया तो इस चीज की शेप बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। तो इस चेंज को जो भी था इसको हम लोग स्ट्रेस में काउंट करते हैं जब हम उस चीज को डिफॉर्म्ड कर देते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेस कितनी बढ़ाई, जितनी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी उतना वो डिफॉर्म होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेस की टाइप्स। स्ट्रेस हमें मिलेगी तीन टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। आपको एक मैं ऊपर से इसका आइडिया दे देता हूँ कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है। जैसे देखिए हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल को आप लेंथ वाइज काउंट कर सकते हो। ये देखिए ये पाइप है, ठीक है, या कोई भी आपका पीस है इस तरह का, इसे हमने यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा दोनों एंड से, तो ये आपका लेंथ वाइज इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। तो जो आपका लेंथ वाइज चेंज आएगा इसमें उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में काउंट करते हैं, ठीक है जी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस देखिए कि कोई इस तरह के आपका ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर हमने हर तरफ से फोर्स अप्लाई किया, इधर 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 हर तरफ से, और ये आपका कुछ इस तरह हो गया, ठीक है, मतलब कि इस शेप में चला गया तो पूरा ही वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है कि अगर आप एक एंगल पे किसी चीज को चेंज कर रहे हो, ठीक है, जैसे इस तरह था, थोड़ा सा आपने उसको टेढ़ा कर दिया, इधर उसको लगाया और ये थोड़ा इस तरह हो गया आपका ये बॉक्स, ठीक है, इसका टेढ़ा होना, ठीक है। अगर ये पहले यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा था वो एंगल जब चेंज हो जाएगा एंगल की फॉर्म में, तो उस चीज को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, मतलब कि टेंजेंट या फिर शियर स्ट्रेस। क्लियर। तो आगे बढ़िए। तो याद रखिएगा अगर किसी चीज में एंगल्स चेंज हो रहे हैं तो फिर वो आपकी टेंजेंट या शियर स्ट्रेस में आएगी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आएगी, लेंथ चेंज हो रही है तो फिर आपकी लेंथ में आएगी। ये दोनों भी हो सकती हैं, नॉट कोई इशू नहीं है इस बात में, लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल स्ट्रेस सेम टाइम पर हो सकती हैं, ठीक। तो इनमें आपका दोनों भी इकट्ठी भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका स्प्रिंग वगैरह, तो ठीक है, अब उसको आप खींचोगे तो उसकी ये लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर सकते हो इस चीज में, ठीक है। ये एमसीक्यूज में काफी रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़िए स्ट्रेन, ठीक है जी। स्ट्रेन उसी तरह स्ट्रेस की तरह काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे अगेन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इमेज और द शेप टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है जी। बेसिकली ये क्या है, एक तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सबसे पहले याद रखिएगा स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे देखिए जब स्टार्टिंग में हमने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया था इस जगह पे, तो इसका एरिया कुछ इतना था, ठीक है। जब हमने अप्लाई कर दिया तो ये आपका साइज इसका इतना लंबा चला गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये आपकी स्ट्रेन है क्या, जो आपका ये चेंज इन लेंथ आई है, ठीक है, कि कितना ये चेंज हुआ है, इसकी लेंथ यहाँ से कितनी इंक्रीज हुई है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पहले कितनी थी और चेंज कितना आया उसमें, ठीक है। इन दोनों की रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब जिस तरह आपकी स्ट्रेस तीन तरह की थी, अब स्ट्रेस में अगर आपने तीन तरह की स्ट्रेस लगाई है तो तीन तरह के आपको चेंजेस मिल रहे थे, लेंथ में, वॉल्यूम में और एंगल में। अब सेम आपका यहाँ पे भी वही चीज होगी, अगर स्ट्रेस में तीन तरह के चेंज मिल रहे थे तो बॉडी तीन तरह से चेंज हो रही थी, तो पहले उसका साइज कुछ और था, न्यू साइज हमें कुछ और मिल रहा था, तो इन दोनों की रेशियो को तो हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो यही चीज हमें स्ट्रेन में पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
जैसे आपके लास्ट में था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ या फिर आपकी ओरिजिनल लेंथ। जैसे ये देखिए कि जी पहले आपकी बॉडी यहाँ तक थी, हमें खींच के हमने इसको इतना लंबा कर दिया, ठीक है। लेट कि पहले ये 10 की थी, इसको इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर खींच के 15 का पहुंचा दिया, तो 10 और 15 के बीच में 5 का गैप बढ़ गया ना, तो 5 डिवाइडेड बाय आपका जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है। या आप इसको कंप्रेसिव में भी ले सकते हो, अगर कंप्रेसिव में लोगे तब भी आपका सेम ही रहेगा। क्लियर? कंप्रेसिव में लेंथ आपकी अंदर की तरफ घट जाएगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल में आप दोनों चीजें काउंट कर सकते हो लेंथ वाइज, चाहे आप उसे कंप्रेस कीजिए, अंदर को दबाइए, या फिर चाहे बाहर की तरफ उन्हें खींचिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगेन वही सेम चीज कि अपने वॉल्यूम के ऊपर पूरी फोर्सेज लगाई हर तरफ से और आपका वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो गया, तो जिस तरह का चेंज आएगा उसी तरह का आपका ये काउंट किया जाएगा। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। कितना आपका वॉल्यूम चेंज हुआ डिवाइडेड बाय आपका जो पहले वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है। तो आगे लास्ट टेंजेंशियल स्ट्रेन, जिस तरह आपका लास्ट था टेंजेंशियल स्ट्रेस पड़ा था, उसी तरह आपका टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर शियर स्ट्रेन भी रहेगा। ये देखिए कि कितने एंगल में चेंज आया, ठीक है। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी इज पैरेलल टू इट्स सरफेस, इट्स शेप चेंजेस, दिस इज नोन एज द शियरिंग स्ट्रेस, सॉरी शियरिंग स्ट्रेन। द एंगल ऑफ शियर इज फाई, ठीक है। तो ये आपका ये एंगल बीच में चेंज हुआ, उस एंगल के लिए रहेगा कि पहले आपका कितना था इनिशियल फेस में और आपका शियर में वो कितना चला गया। डन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। A spring is stressed by applying a load or to its free end and the strain is produced in the spring, ठीक है। कौन सी स्ट्रेन होगी उसमें? वॉल्यूमेट्रिक, शेयर, लॉन्गिट्यूडनल और एंड शेयर या फिर लॉन्गिट्यूडनल। ये देखिए अगर ये हमारा इस तरह स्प्रिंग है, ठीक है, मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचता हूँ तो फिर ये थोड़ा सा ऐसे खुल जाएगा ना लेंथ वाइज, एक तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो लॉन्गिट्यूडनल तो हो गई होगा, ठीक है। और पहले इन स्प्रिंग की कर्व्स के अंदर जो गैप थे अब वो भी बढ़ गए हैं, तो आपके यहाँ पे जो ये वाले एंगल थे ये भी बीच में चेंज हो जाएंगे। तो जब ये एंगल चेंज हो जाएंगे तो बीच में शेयर भी आ जाएगा। तो आपका ये आंसर होना चाहिए सी, लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपके हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, की इनके अंदर रिलेशनशिप है क्या, किस तरह ये एक दूसरे से रिलेटेड है स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्योंकि सुनने में और पढ़ने में एक जैसी लगती है बिल्कुल ये। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो देखिए हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ का बहुत सिंपल और क्लियर। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, कि अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो फिर आपकी वो इस तरह आपकी कांस्टेंट फॉर्म में आपको मिलेगी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितनी आप स्ट्रेस लगाओगे उतनी ही आपको स्ट्रेन मिलेगी। तो आप इसको जितनी मतलब कि बेसिकली आप डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये देखिए जितना हम इसको लोड अप्लाई करते जाएंगे उतना ही ये यहाँ से डिफॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो लिखा जाता है एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है जी, माइनस आपका सिंप्लीफाई करता है कि ये दोबारा से जब आपका बैक पोजीशन में जाता है तो उसके लिए रिवर्स डायरेक्शन के लिए हमें माइनस का साइन यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक्स आपकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी कि कितना ये आगे बढ़ा है, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, या फिर मटेरियल कांस्टेंट भी ले सकते हो आप इसको। आगे बढ़िए नेक्स्ट, हुक्स लॉ में पूरा सुनिए। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक एलिमेंट द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली कि अगर आप स्ट्रेस को स्ट्रेन के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आपको एक एक मॉडुलस मिलता जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने आपके पीछे देखी थी कि 3 तरह की स्ट्रेस थी, अगर आप तीनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपको उसी तरह एक एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता जाएगा। ठीक है, जिन्हें हम जंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन पे अभी फिलहाल आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, तो फिलहाल आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद रखिएगा कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है जी, तो इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसकी यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी सेम ही रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, सो ऐसा यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जी, ये रहे आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व्स। ठीक है, तो आगे देखिए इसके अंदर अब आपका नेक्स्ट क्या है कि जी जो कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व्स हैं, ये आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स
हमें बताती हैं कि किस तरह हम कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं और उसमें कितना स्ट्रेस में कितना चेंज आता है और वो चेंज हमें किस तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक रबर बैंड ले लीजिए या एक रबर ले लीजिए, ठीक है। अगर हम उसे बार बार स्ट्रेच करते रहेंगे, फिर छोड़ते रहेंगे, स्ट्रेचिंग रिलीजिंग, मतलब कि उस पर फोर्स लगा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो एक टाइम आएगा ना वो बिल्कुल आपका लूज हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, या फिर वो टूट भी सकती है। क्लियर? ये चीज़ आप लोगों ने अपने पेन के साथ बहुत देखी होगी, जैसे हमारे पेन होते हैं ना हमारे पास, हम उसकी कैप के साथ ये करते रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके वहाँ से कैप टूट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नॉर्मली इसी चीज़ के लिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये देखिए जो आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, कि देखो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में क्या है, ओ से लेके ए तक का पॉइंट देखिए गया है। The curve from O to A is linear in this region. Hooke's proportional limit is obey. ठीक है जी, मतलब कि इस रीजन में आपका हुक्स लॉ लगता है, ठीक है, कि जितनी आप स्ट्रेस लगाओगे आपका स्ट्रेन उतना ही बढ़ता रहेगा। क्लियर? अब उसके बाद इन द रीजन ऑफ A to B, जब आप A से B तक आओगे इस रीजन में, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल स्टिल द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन वंस द लोड इज रिमूव्ड। अगर आप यहाँ पे आके अपना लोड को रिमूव कर देते हो, मतलब कि जैसे हम किसी भी चीज़ है, हमें पता होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है, हमें फील होता है कि अगर मैंने इसके बाद और फोर्स लगाई तो ये टूट जाएगी। अगर आप उसको वहाँ पे छोड़ देते हो, ठीक है, तो फिर वो अपनी शेप में दोबारा वापस आ सकती है चीज़। क्लियर? लेकिन अगर point B is a yield point or a elastic limit and corresponding stress is known as the yield strength of the material, ठीक है, तो आपके B पॉइंट को हम लोग yield पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका है, अगर अब आप B के बाहर चले गए, द कर्व बियॉन्ड B, जब आप B से बाहर निकल जाओगे, मतलब कि हमने फोर्स और बढ़ा दी, या अगर हमने अभी तक फोर्स वहीं पे मेंटेन करके रखी हुई है या थोड़ा और बढ़ा रहे हैं हल्का स्लाइटली, शोज दैट द रीजन ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब आपका जो मटेरियल पहले तक इलास्टिक था अब वो प्लास्टिक बनने लग जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक मींस अब वो अपनी शेप में दोबारा वापस नहीं आ सकता। ओ से ए तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके अंदर तो वो टोटली इलास्टिक था। ए से बी तक अगर आप फोर्स को रिमूव कर देते हो तो बी से पहले तक तो वो वापस अपनी शेप में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाया और आप बी पॉइंट को क्रॉस कर गए तो फिर वो प्लास्टिक बिहेवियर में चला जाएगा। द पॉइंट डी ऑफ द कर्व शोज दैट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन लीड्स टू द फ्रैक्चर इन द गिवन मटेरियल। जब आप इस पॉइंट से बाहर निकल जाओगे तो फिर सिर्फ अब स्ट्रेन बढ़ेगी, ठीक है, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगी। इस स्ट्रेन की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारी बॉडी है वो हमारी फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ बढ़ती रहेगी, कि अब हम चाहे थोड़ी सी फोर्स बढ़ाएं लेकिन जो हमारी मेन बॉडी में है कि अब वो वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन ही बढ़ने वाली है। तो इस स्ट्रेन की वजह से हमारी बॉडी या हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ चला जाएगा और जल्दी ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद है आपका इलास्टिक फटीग, ठीक है, जस्ट कुछ पॉइंट्स। It is a property of an elastic body by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of the repeated alternating deforming forces. ठीक है, breaking stress, the ultimate tensile stress of a material is a stress required to break a wire or a rod by pulling on it. The breaking stress of a material is maximum stress which a material can withstand beyond the point of breakage. कि अगर आपको किसी चीज़ को तोड़ना है या ब्रेकिंग स्ट्रेस, कि आप अगर उसको तोड़ने के लिए आपको कम से कम उसकी जितनी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस है आपको उतना उस पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके वो टूट सकती है चीज़ जो भी आप ली हुई है, तो उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस में काउंट करते हैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस, ठीक है, लास्ट देख लीजिए यंग्स मॉडुलस क्या है। यंग्स मॉडुलस ई इसका सिंबल होता है बेसिकली, ठीक है। द यंग्स मॉडुलस or the modulus of elasticity is a mechanical property that measures the tensile stiffness of a solid material. It is a ratio of longitudinal stress to longitudinal strain, ठीक है, कि जी आपने उस बॉडी के ऊपर कितनी स्ट्रेस लगाई, कितना उसको खींचा, खींचने के बाद जो आपका चेंज आया, इस चेंज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। जब हम इसकी रेशो निकालते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो दोनों को जब आप इनको डिवाइड करोगे, ये आपका एफ अपॉन के ए हुआ स्ट्रेस, डेल्टा एल अपॉन एल हुआ स्ट्रेन, तो दिस आपका ये बनेगा आपका फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको एमसीक्यूज में ये पूछा जाए तो आप इसको याद कर सकते हो। तो एल आपका ऊपर चला जाएगा एफ वाई एल और ए डेल्टा एल, ठीक है। एफ को आप एम जी लिख सकते हो, एफ इज एम जी और एल तो एल ही रहेगा, ठीक है। ए के लिए अगर आपने वायर वगैरह ली हुई है या आपका स्ट्रक्चरल मटेरियल है तो पाई आर स्क्वायर और एल आपका डेल्टा एल। क्लियर? तो याद रखिएगा ये चीज़, और ये वेरी करती रहेगी जिस तरह हमारा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रहे तो एमसीक्यूज टाइप, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा।
FL अपॉन A डॉट DL, सॉरी डेल्टा L, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बल्क मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं, और इनके आगे नेगेटिव साइन लगाया जाता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ द प्रेशर वेरिएशन ऑलवेज निगेट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में रिवर्सिबल रहते हैं तो आगे पीछे हो सकती है चीजें, ठीक है। लास्ट पॉइजन्स रेशियो, अब देखिए पॉइजन्स रेशियो आपका क्या है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमीटर। अब बेसिकली एक चीज समझिए, देखिए जब हम किसी चीज को खींच रहे हैं तो एक तो इसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो दूसरा इसका डायमीटर भी तो चेंज हो रहा है। पहले ये देखिए, पहले ये इसका डायमीटर ज्यादा था, जैसे ही हमने इसको खींचा ये डायमीटर यहाँ तक आ गया, है ना, और लेंथ भी इंक्रीज हो गई। तो चेंज इन डायमीटर, ठीक है, और आपकी जो चेंज इन लेंथ है, इन दोनों की रेशियो को हम लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। जैसे देखिए जब हम इसको खींच रहे हैं तो ये लंबी हो रही है और पतली हो रही है ना, तो इस चीज को, तो लेटरल स्ट्रेन जो आपकी डायमीटर में चेंज आ रहा है, कि मतलब कि चेंज इन डायमीटर, कि जो नया डायमीटर बना लाइक 2 का हुआ जी, ठीक है, मतलब लाइक 2 सेंटीमीटर का चेंज हुआ, ठीक है। पुराना डायमीटर आपका 5 का था, डेल्टा एल आपका 6 आया, सपोज कि 6 का चेंज आया इसमें, और पुराना एल हमारा 10 था, तो आप हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो पॉइजन रेशियो के लिए याद रखिएगा कि आपका जब हम किसी चीज को खींचते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो उनके डायामीटर, मतलब कि वो चीज पतली होती है और लंबी होती है, तो डायामीटर भी चेंज होता है और लेंथ भी चेंज होती है। डायामीटर और लेंथ जब दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस चीज को बोला जाता है पॉइजन रेशियो। And for the most of the substances the value of Poisson ratio lie between 0.2 to 0.4, ठीक है, ये आप रेंज याद रख सकते हो, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। When a body is perfectly incompressible the Poisson ratio is maximum equal to 0.5, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है जी। और ये अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज मुझे ये बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि इस डिवाइस को जो ये ट्रेन के ऊपर लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है जी। ये किस काम के लिए यहाँ पे लगाया गया है, और दूसरा इस डिवाइस का नाम क्या है। प्लीज जब भी आपको पता चले तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। आई होप सो आप लोगों को ये काफी पसंद आया हुआ लेक्चर। अगर इन केस कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।